आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नाउन से रिलेटेड आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज केस। तो मैंने नाउन के बारे में आपको नाउन की स्टडी करवा दी, उसके बाद हमने नंबर और जेंडर की स्टडी की। अब हम हमारा नाउन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट जो है दैट इज केस। तो आज मैं आपको केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको केस को समझने का पूरा प्रयास करूंगा। तो केस में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केस। अब आप लोगों के पास चार ऑप्शन है इसमें। केस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट। बी ऑप्शन ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट दैट एक्सप्रेसेस ए नाउन और प्रोनाउन। थर्ड ऑप्शन है ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास a grammatical concept that expresses the relation of a noun or pronoun with other words। तो विद्यार्थियों आपके पास ये चार ऑप्शन है, आप अपने माइंड में कंसीडर कर सकते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अच्छे से समझ लें, अगर केस के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको मूव करना है, आपके जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी। मींस केस क्या है? व्हाट इज केस? Case is a grammatical concept that expresses the relation of a noun or pronoun with other words। ये अच्छे से समझ लें कि केस जो है वो क्या है? वो केस एक ऐसा ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो कि एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है किसको? द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है। किसके साथ बताता है? विद अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसको डिफाइन करने के लिए आगे के आपके क्वेश्चंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि केस जो है वो एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ किस प्रकार से बताता है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्लीट। और आपका अगर केस से रिलेटेड, इसके डेफिनेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन, आपके फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड क्वेश्चन इज इन ट्रेडिशनल ग्रामर केस इज बेस्ड ऑन। मींस ट्रेडिशनल ग्रामर में केस जो है वो किस पे बेस्ड है? फंक्शन, फॉर्म और मीनिंग। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में केस जो है वो बेस्ड है आपके फॉर्म पे। मींस ट्रेडिशनल ग्रामर में किसी भी वर्ड के बाहरी रूप को देखकर ही उस वर्ड का केस डिसाइड किया जाता था। जैसे ही को देख के पता लग रहा है सब्जेक्टिव केस है, सी को देख के पता चल रहा है सब्जेक्टिव केस है, हिम को देख के पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस है। इस प्रकार से ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो केस को किस प्रकार से डिसाइड करती थी? आपके फॉर्म पे बेस्ड। मींस फॉर्म देख के ही ट्रेडिशनल ग्रामर उस वर्ड के केस को डिसाइड करती है। ये बात भी आप अच्छे से समझ लें। और इसमें छोटी सी जानकारी एक और आपको बता दूं, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे कि ट्रेडिशनल ग्रामर में या ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग केस जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, अगर नंबर पूछे आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग केसेस की, तो आपको बताना है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग केस जो हैं वो 5 काइंड्स है, 5 टाइप्स हैं। और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने केस हैं वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन आपका इन मॉडर्न ग्रामर केस इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है वो केस किसके ऊपर बेस है? मींस मॉडर्न ग्रामर जो है वो किसी भी वर्ड का केस किस प्रकार से डिसाइड करती है। और उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। मींस मॉडर्न ग्रामर जो है वो केस को डिसाइड करती है वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग। और फंक्शन का क्या रोल है ये मैं आपको हर बार हर क्लास में बताता हूं कि आपको किसी वर्ड के मीनिंग के अनुसार या फॉर्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके फंक्शन के अनुसार पता लगाना है कि वो वर्ड किस कैटेगरी का है। तो अच्छे से कंफर्म करें, ग्रामर मॉडर्न ग्रामर जो है वो केस को डिसाइड करती है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो केस को डिसाइड करती है फॉर्म के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग केस कितने हैं? 5 टाइप्स। और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो केस हैं वो है ओनली 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। आपके हैं वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
और क्वेश्चन आपका ही परचेज्ड अ कार। अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में अंडरलाइन वर्ड जो है ही और अ कार का केस बताना है। अगर आप बात करें केस का, हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, तो जैसे कि आपने संस्कृत में भी पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, मींस वो आपके जो कारक है वो ही केस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ही परचेज्ड अ कार। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड है ही। अगर बात करें इसके केस की, बिल्कुल आसान है, ही का केस हो गया आपके सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। अच्छे से कंफर्म कर लें, दिए गए सेंटेंस में कोई सा भी जो सब्जेक्ट होगा, अगर उसके केस की बात की जाए तो आपका जो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसका केस होगा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। दोनों का एक ही मतलब है, आप भले ही ऑप्शन में सब्जेक्टिव करें या ऑप्शन में नॉमिनेटिव भी आ सकता है। तो अच्छे से कंफर्म कर लें, आपके सब्जेक्ट जो भी होगा उसका केस होगा आपके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अब वो करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन है आकार। अब मेन वर्ब के बाद जो आपका आकार दे रखा है, इसके केस की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मेन वर्ब के पहले का वर्ड है उसका केस सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव है, इसी प्रकार से मेन वर्ड के बाद जो आपका वर्ड है उसका केस आपका होगा ऑब्जेक्टिव केस, और इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस। तो आप इस बात को कंफर्म कर ले अच्छे से कि आपके जिस प्रकार से सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोला जाएगा। तो ये आपका आकार जो है उसका केस होने वाला है यहां ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में आपके 3 अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं, ही गेव मी ए पेन। आपके 3 वर्ड है, ही, मी और अ पेन। इनके केस की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आसान है, जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड ही है वो हो गया आपके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ये तो बिल्कुल दिखने से भी पता चल रहा है आपके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस हो गया आपके ही। अब यहाँ आपके वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि मी और अ पेन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कि मी और अ पेन दोनों ही ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं, और इसलिए ये बात की जाए तो इनके केस की तो अ पेन जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में, और मी भी आपके ऑब्जेक्टिव केस ही है। बट यदि आपके पेपर में मी के लिए ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस का ऑप्शन लिखा हुआ नहीं हो, बल्कि मी के लिए ऑप्शन आ रहा है आपके डेटिव केस, तो अच्छे से इस बात को आप क्लियर कर लें कि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा दिए गए सेंटेंस में आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका केस होगा डेटिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों। अगर दिए गए सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में इसका केस होगा डेटिव केस, और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस आपका होगा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। लेकिन यदि ऑप्शन में डेटिव केस दिया हुआ नहीं हो तो उस स्थिति में आप मूव कर सकते हैं फिर ऑब्जेक्टिव केस पे। लेकिन यदि ऑप्शन में डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों दिए हुए हों तो भी आप मूव करेंगे डेटिव केस के लिए ही। यानी दिए गए क्वेश्चन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका केस होगा डेटिव केस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। इस बात को अच्छे से कंफर्म कर लें, और डेटिव केस नहीं दिए होने की स्थिति में आप इसको ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में काउंट करेंगे। और ये भी इस क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू हमने डेटिव केस को भी अच्छे से कंफर्म कर लिया है। डेटिव केस किसको इंडिकेट करेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस की बात की जाए तो वो डेटिव केस की कैटेगरी में काउंट होगा, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस की कैटेगरी में काउंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ही गेव अ पेन टू मी।
अब आपके तीन इंडिविजुअल वर्ड है ही, अपन एंड देन मी। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। ही की अगर बात की जाए तो इसका केस हो गया आपके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अब बात की जाए आपके अपन की, अगर अपन की केस की बात की जाए तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर आपके जो 5th था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपके डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जबकि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसका केस होने वाला है आपके डेटिव केस, जो कि क्वेश्चन नंबर 5th में आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मी का केस कौन सा है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मी का केस यहां कौन सा होने वाला है। उससे पहले हम एक बात का इंपॉर्टेंट है जो कि इसका डिस्कस कर लें। अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछूं कि मी जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, क्या मी वर्ब गेव का ऑब्जेक्ट है या मी प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। मी जो है वो किसी भी स्थिति में वर्ब गेव का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब जो गेव है उसका ऑब्जेक्ट है आपका अपन। और जो मी आप देख रहे हो, मी आपके ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन टू का, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया आपके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इसके केस की जब बात करें तो क्योंकि इसका भी फॉर्म आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका भी केस होगा आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। लेकिन ये आप अच्छे से क्लियर कर लें कि आपका जो मी है वो ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन का है, ना कि वर्ब का। ये भी आप अच्छे से इसमें क्लियर कर लें। तो इस प्रकार से हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय। अब प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा कौन से फॉर्म से फॉलो की जाती है। और आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये कौन सी फॉर्म ने इसको फॉलो कर रखा है। तो प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इस बात को अच्छे से क्लियर कर लें कि प्रेपोजिशन के बाद जो कोई वर्ड आएगा उसके अगर फॉर्म की बात की जाए तो वो होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, केस की बात की जाए तो होगा ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आप ये देख सकते हैं प्रेपोजिशन टू, इसके बाद लिखा हुआ मी, मींस प्रेपोजिशन के बाद जो कोई वर्ड है उसके फॉर्म की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस प्रकार से क्लियर हो आपके क्वेश्चन नंबर 7। और इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिख रखा है, ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। अब आप देख सकते हैं यहाँ फॉर प्रेपोजिशन है, और यदि मैं मी की बात करूं, मी के केस की बात करूं, तो सिंपल सी बात है ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव केस, और इट इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस। तो इस प्रकार से ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब का नहीं बल्कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और केस की बात की जाए तो उसका केस ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस होगा। एक बात और इसमें क्लियर कर लें, यदि मैं मी के स्थान पे लिखता हूं इसमें राम, ही ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर राम, तो राम का भी अगर केस की बात की जाए तो सेम आपका राम का भी केस होने वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव केस। जबकि मैं ही के स्थान पे अगर राम को रिप्लेस करता हूं उस स्थिति में राम यह फंक्शन करेगा सब्जेक्ट का, तो यहां राम का जो केस होगा वो होगा सब्जेक्टिव केस। और वो ही राम जब आपके प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, मींस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो यहां राम का केस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय। लेट जो है वो उसको हमेशा किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस के द्वारा या ऑब्जेक्टिव केस के द्वारा। तो आपका आंसर होने वाला है ऑब्जेक्टिव केस। लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। मींस अब एग्जांपल देखिए, लेट मी स्पीक, लेट राम स्पीक। अब यहां आप देख सकते हैं लेट के बाद जो वर्ड है वो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मींस अगर मैं मी को आई से रिप्लेस करना चाहूं
लेट आई स्पीक देन योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। मींस लेट को हमेशा फॉलो किया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के द्वारा। ये आप अच्छे से कंफर्म कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां मैंने लिखा राम, तो यहां राम के केस के बारे में डिस्कस किया जाए तो राम का केस यहां सब्जेक्टिव केस किसी भी स्थिति में नहीं है। या आप अच्छे से देख लें, लेट को जो वर्ड फॉलो करेगा उसके फॉर्म की बात की जाए तो उसका फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और केस की बात की जाए तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो राम का जो केस है वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 8। और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं, राम कम हियर। और अब इसी सेंटेंस को मैं अलग पैटर्न से लिखूं, कम हियर राम। अब अंडरलाइन वर्ड आपके एक ही सेंटेंस है, दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अंडरलाइन वर्ड राम जो है उसका दोनों ही सेंटेंसेस में केस कौन सा है, आप कंसीडर करें इस बात को। यदि आप सोच रहे हैं कि इसका राम का केस होने वाला है सब्जेक्टिव केस, देन यू विल बी रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव केस यू विल बी रॉन्ग। आंसर विल बी वोकेटिव केस। ये भी अच्छे से क्लियर कर ले, वोकेटिव केस कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस वो केस होगा जो कि एड्रेस यानी संबोधन को बताएगा। संबोधन को बताने वाला जो केस होगा उसको हम बताएंगे वोकेटिव केस के रूप में। यानी राम जो है उसका यहां फर्स्ट सेंटेंस में राम की लोकेशन स्टार्टिंग में है, जबकि सेकंड सेंटेंस में राम की लोकेशन लास्ट में है। तो लोकेशन वोकेटिव केस की रिप्लेस हो सकती है, वो शुरू में भी आ सकती है या लास्ट में भी जा सकती है। यदि राम का केस आप करते हो सब्जेक्टिव केस, या फिर आप सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग राम का केस करोगे ऑब्जेक्टिव केस, देन यू विल बी रॉन्ग। अच्छे से समझ लें, इसका आंसर होगा वोकेटिव केस, और वोकेटिव केस मींस एड्रेस। यदि संबोधन किया हुआ है दिए गए सेंटेंस में तो उसका केस होने वाला है ऑब्जेक्टिव केस। ये भी अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लें। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, द फादर ऑफ राहुल इज अ टीचर। आपके बात करें फादर के केस की तो ये आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, बिल्कुल सिंपल आसान है बिल्कुल। अब बात की जाए राहुल के केस की कि राहुल का केस कौन सा होगा, तो आप अच्छे से क्लियर कर लें। यहां देख सकते हैं आप राहुल के पहले प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, और हमने जैसे भी डिस्कस किया प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है उसका केस कौन सा होगा, उसका केस होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। और यदि मैं बात करूं इसके फॉर्म की, ये फॉर्म होगा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये पीछे से क्लियर कर लें, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड है, इसका केस ऑब्जेक्टिव और इसका फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। ये पीछे से क्लियर करें। अब आपका लास्ट वर्ड है टीचर। अब अगर टीचर वर्ड का केस की बात की जाए तो आप बताएं इसमें, द फादर ऑफ राहुल इज अ टीचर। अब ये टीचर कौन है? यहाँ टीचर है यहाँ राहुल के पिताजी, फादर ऑफ राहुल, और राहुल के पिताजी टीचर, और टीचर कौन है यहाँ? फादर। दोनों एक ही व्यक्ति है। और जिस प्रकार से फादर का फंक्शन ये क्या था? सब्जेक्ट, और केस की बात की जाए तो फादर सब्जेक्टिव केस में थे, और क्योंकि टीचर वर्ड भी आपके फादर को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका जो टीचर है वो हो गया, इसका केस हो गया आपके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। और यदि बात की जाए इसमें सेंटेंस एलिमेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो ए टीचर यहां क्या है? ए टीचर यहां है कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये अच्छे से क्लियर कर ले। यहां पे यदि मैं बात करूं ए टीचर के सेंटेंस एलिमेंट के हिसाब से तो आपका जो ए टीचर है वो है कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट किसका है? वो सब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से सेंटेंस एलिमेंट के हिसाब से टीचर हुआ आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जबकि केस के हिसाब से बात की जाए क्योंकि ये फादर को इंडिकेट कर रहा है तो इसका भी केस होगा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केस। इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको केस को समझने का पूरा प्रयास किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं केस से ही रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और 10 क्वेश्चंस ये और 10 क्वेश्चंस जो कल अपलोड होंगे, इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस में आपका केस कंप्लीट हो जाएगा। केस को आप अच्छे से 20 क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड होगा
वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।